हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू मीडिया। आप सभी को पता होगा हम संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, भले आप लिखें या ना लिखें, एक मिनट, आप कॉपी बनाए या ना बनाए, लेकिन आप सिर्फ अगर मेरे साथ समय निकाल के अगर 40 से 45 मिनट अगर आप क्लास में हमारे साथ हमारी बातों को सुनेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और हमारे युवा कुछ जो है नहीं समझते, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच है कि हम समय देना नहीं चाहते। अगर यही बात हम अगर बाय द वे संविधान या फिर क्लास या फिर पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो क्लास वगैरह या फिर कहीं कोचिंग संस्थानों में जाते हैं तो हम उस चीज़ को पैसा देकर पढ़ते हैं। और संस्था में जितना भी आप समय उतना देते हैं, वो आपकी प्रवृत्ति है। और ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि अपने माध्यम से अपने युवाओं को मेरे पास जितना है वो दूं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था दोस्तों, संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, है ना, हमारे लिए कौन सा अनुच्छेद कारगर है, हम किस भाग में आते हैं, किस अनुसूची में है हमारे संबंधी, यानी हमारे ट्राइबल संबंधी हक अधिकार। मतलब इन सारे चीज़ों को हम जानेंगे, डिटेल्स जानेंगे, धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो एग्जाम में पूछ के हमेशा निकलती है। संविधान की क्लास, संविधान की बात लाइव स्ट्रीम लेने का मतलब यही है कि कुछ हमारे साथी जो है पढ़ते लिखते हैं और तो परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं, तो हमारे साथ अगर 40 से 45 मिनट समय देंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है उनको एक तरफ से रिवीजन भी होगा। तो हम बात करेंगे संविधान की बात में, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ना, कौन सा भाग क्या है हमारे लिए हम जानेंगे। आप स्क्रीन पर जरूर देखिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर देखने से आपको समझने में आसानी होगी और मेरे को बताने में भी, है ना। ऐसे बोल बोल के बताऊंगा तो शायद आप उतना नहीं समझ पाएंगे, और सामने देखेंगे, है ना, और मैं बोलूंगा भी तो थोड़ा ज़्यादा आप समझेंगे। तो आइए हम जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से आखिर हमारे लिए संविधान में क्या है, नहीं है ना। आइए देखेंगे स्क्रीन पर, एक मिनट। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। कुछ लोग बोला था सर आप बोर्ड पर लिख कर बताएंगे तो और अच्छा होगा। देखिए, सच तो ये है साथियों, बोर्ड पर लिखे या फिर कॉपी पर लिखे, है ना, वो मानसिकता तय करते हैं कि आप किस तरह समझेंगे या नहीं समझेंगे, या फिर सीखना ही नहीं चाहते, है ना। तो छोड़िए वो सब बात, हम हमारा ये छोटा सा प्रयास है और आप समय देंगे तो बढ़िया है। देखिए अनुसूची, है ना, तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक साथियों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई और कुल मिला के 12 अनुसूची हुई। ठीक है, तो हम जानेंगे अनुसूचियों के बारे में, आखिर किस अनुसूची में क्या है, नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई।
अनुसूची, किस अनुसूची में क्या किस चीज की व्याख्याता है, डिटेल्स जानेंगे। देखिए एक वन बाय वन करके जानेंगे। देखिए अनुसूची 1 में है संघ, अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते का निर्धारण, यानी देश के देश की जो राज्य व्यवस्था है ना, और जो हमारे कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका या फिर जो भी लोग हैं उनके प्रति, उनके लिए वेतन भत्ते की चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। किनकी वेतन भत्ते की चर्चा की गई है, तो भारत के राष्ट्रपति की चर्चा, यानी उनके वेतन भत्ते की चर्चा है अनुसूची 2 में। ठीक, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना, जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को, है ना, सीएजी, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना। तो इन सारे लोगों के वेतन भत्ते की चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। ठीक, अनुसूची 3 में देखेंगे शपथ और प्रतिज्ञा की चर्चा की गई है। चौथा जो है अनुसूची, उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची आपने सुना होगा, हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। संविधान में 5वीं अनुसूची की चर्चा किनके लिए की गई है, तो संपूर्ण भारत के एसटी यानी जनजातीय लोगों की चर्चा की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इनको हम सभी डिटेल्स में जानेंगे आखिर हमारे लिए क्या है 5वीं अनुसूची में, है ना। क्योंकि हम अक्सर कई संगठन या फिर जो भी ट्राइबल संगठन बने हैं इस मुद्दे पर हमेशा बात करते हैं, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, इसको डिटेल्स जानेंगे, है ना। देखेंगे 6ठी अनुसूची में क्या है ना, AMT के एसटी यानी असम, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, यानी 6ठी अनुसूची में चर्चा की गई है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय लोगों की चर्चा की गई है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम धीरे धीरे उस टॉपिक या फिर उस हक अधिकार की तरफ जानने के लिए पहुंचेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए 7वीं अनुसूची विभाजन, आपने सुना होगा कि शिक्षा, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब इन्हीं चीजों के बारे में भी हम डिटेल जानेंगे आखिर ये सब क्या है ना। 8वीं अनुसूची में है कार्यालयी भाषा, है ना। ये जो सारी भाषा है ना, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, है ना, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, ये जो है हमारे संविधान की कार्यालयीन भाषाएं हैं। मतलब ये जो भाषाएं हैं अधिकृत है। सवाल पूछ के निकलता है मूल संविधान में कितनी भाषाओं को रखा गया, और बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया, यानी कुल मिला के 14 और 8 हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को अधिकृत किया गया है। ठीक, आइए जानेंगे। देखिए 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में बाद में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई उनकी चर्चा की गई है। देखिए सिंधी भाषा को बाद में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत, संविधान 1967 के तहत, मतलब 15वां भाषा था ये यहाँ हमने देखा 14 पहले से तो है, लेकिन यहाँ सिंधी भाषा बाद में जोड़ा गया, ये मतलब 15वां भाषा था, है ना। किस राज्य से संबंधित है ये भाषा, राजस्थान से। और देखिए अगला मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, है ना। कोंकणी भाषा जो गोवा में अधिकतर बोली जाती है, इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इनका क्रम 16वां, 17वां, 18वां है। ये संपूर्ण भारत में लगभग बोली जाती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ के जाता है कि ये भाषा किस संविधान संशोधन के तहत, है ना, पूछ देता है कि कोंकणी किस, नेपाली किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, है ना, हमेशा पूछता है एग्जाम में साथियों। अब देखेंगे, देखिए मैथिली भाषा जोड़ी गई, बोडो जो असम की भाषा है ना, कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, डोंगरी कश्मीर की भाषा है, संथाली झारखंड की भाषा है। मतलब इन चारों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। मतलब हमने देखा कि शुरुआत में कितनी भाषा थी, 14 थी, है ना, बाद में 8 जोड़ी गई,
तो जोड़ी सारी जोड़ी वाली भाषाएं कौन कौन है? ये सारी भाषाएं हैं। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, जहां हमने शुरुआत में चर्चा किया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर जो बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई वो कौन कौन सी थी। सवाल यहीं से पूछते हैं साथियों एग्जाम में। देखिए, बात करेंगे 9वीं अनुसूची। 8 अनुसूची तो पहले से थी, ये जो बाद में जोड़ी गई इस पे हम चर्चा करेंगे कि 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची संविधान का प्रथम संविधान संशोधन यानी 1951, ये सवाल पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, है ना, किस विषय को लेकर हुआ। तो आपका जवाब होना चाहिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, है ना। इसमें विषय था भूमि सुधार अधिनियम, यानी कहने का मतलब यह था कि भूमि सुधार अधिनियम को न्यायालयीन क्षेत्र से बाहर रखा गया है, परंतु मूल ढांचा और मौलिक अधिकार के आधार पर इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब भूमि संबंधी संशोधन वगैरह है तो हमें ये 9वीं अनुसूची में दी गई है। 10वीं अनुसूची में देखेंगे 52वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 10वीं अनुसूची में इसमें कौन सा विषय को लेकर हुआ? तो दल बदल कानून। आज आप देख रहे हैं, है ना, कभी कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जा रहे हैं, कभी बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले जा रहे हैं, या फिर अन्य पार्टी के लोग अन्य पार्टी में चले जाते हैं, है ना। मतलब दल बदल कानून, मतलब और भी इनके संबंधित बातें हैं, है ना। तो उन्हीं से संबंधित है, पार्टियों का अदला बदला, है ना, इधर जाना उधर जाना, मतलब ऐसे करेंगे तो क्या उनके ऊपर नियम कार्रवाई होगी, उस हिसाब से है ना। दल बदल कानून के तहत पहली कार्रवाई सांसद लाल दुमोह के खिलाफ की गई थी। ये परीक्षा में पूछता है साथियों। ठीक, अब हम जानेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जिस देश में रहते हैं, है ना, उन राज्यों में या फिर भारत के संपूर्ण राज्यों में पंचायत व्यवस्था से लेकर नगर व्यवस्था, ये सारे ये जो हमारे भाग हैं, हमारे राज्य के, हमारे गांव के, आपने सुना होगा पंचायत नगर, है ना। तो 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देख रहे हैं आप, यानी पंचायती राज एवं उसके कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। सवाल पूछता है साथियों कि 11वीं अनुसूची जो है ना, 11वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। इसमें पूछा जाता है कि पंचायतों को कितने कर्तव्य बतलाए गए हैं। तो कितने कर्तव्य बतलाए गए हैं? 29, यानी पंचायतों को 29 कर्तव्य बतलाए गए हैं इस अनुसूची में और इस संशोधन के तहत। 12वीं अनुसूची में है 74 संविधान संशोधन 1992, यानी नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा, मतलब इनको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनके 18 कर्तव्य बतलाए गए। मतलब आप देख सकते हैं कि पंचायतों को 29 कर्तव्य दिए गए हैं और नगरीय निकाय यानी जो नगर, आपने सुना होगा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, मतलब शहरों में, तो उनके 18 कर्तव्य हैं, है ना। आपने देखा ये 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई है, इन पे हमने चर्चा किया। देखिए कौन कौन बाद में जोड़ी, देखिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये जो बाद में जोड़ी गई है। और कुल मिलाकर हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12। ठीक, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ के जाता है एग्जाम में कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, अभी जो हमने पढ़ा 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर से संबंधित है। ये जो है राज्य सूची विषय है, मतलब कि ये, अब जैसे मान लीजिए पंचायत संबंधी निर्णय, योजना वगैरह वगैरह, वो राज्य सरकार का काम है, और नगर संबंधी भी राज्य सरकार का काम है, इसलिए राज्य सूची का विषय है। ठीक, देखिए अनुसूची ये सूची इस तरह से बांटी गई है। केंद्र सूची यानी केंद्र का विषय क्या क्या है, राज्य सूची यानी राज्य का विषय क्या है, उसको क्या क्या अधिकार है ना। समवर्ती सूची यानी केंद्र सूची कहने का मतलब ये है कि केंद्र सूची के अंतर्गत जो भी विषय होंगे, है ना, ठीक, वो जो है उस पे केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है, जैसे जनगणना आप सुन रहे होंगे, जनगणना, ये जनगणना केंद्र का विषय है। ठीक, तो जनगणना संबंधित सारे नियम कानून कौन बनाएंगे? केंद्र। अब देखिए राज्य सूची, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, राज्य सरकारें कानून बनाएगी। समवर्ती सूची मतलब इसमें दोनों लोग आएंगे, राज्य और प्लस केंद्र, यानी राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाएंगे, पर लागू केंद्र का होता है। कैसे होता है?
जिसका ज्यादा प्रभावी होगा, है ना, उसका लागू होता है। ठीक, आखिर हम देखिए, हम जानेंगे आखिर कौन कौन सा विषय केंद्र सूची का है, किस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य का कौन सा विषय है समर्थित, ये देखेंगे कैसे। देखिए, अब देखिए केंद्र सूची के विषय देखिए क्या है। वर्तमान में 100 विषय हैं केंद्र के। ठीक, देखिए क्या क्या विषय है इनके, दिख रहा है आपको स्क्रीन में। केंद्र सूची के विषय देखिए, नागरिकता है, अभी हमने बात किया, जनगणना है, आयकर है, निगम कर है, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इंडिया संबंधित अगर कोई भी फैसला लेना होगा तो केंद्र सरकार ही लेगी, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। नागरिकता संबंधित कोई भी नियम कानून बनाना होगा तो केंद्र ही बनाएगा, राज्य का कोई हक नहीं है इसमें। ठीक, जनगणना से संबंधित भी केंद्र करेगा अपना, आयकर संबंधित भी, निगम कर संबंधित, और कुछ है देखिए, और सारे विषय देखिए हमने मैप के माध्यम से बनाने की कोशिश किया है। देखिए, देखिए कोई भी अगर देश में अगर युद्ध वगैरह होता है ना, तो उसकी घोषणा केंद्र करेगा, न कि राज्य। समाप्ति भी केंद्र के फैसले से होगा। शांति प्लस संधि केंद्र का ही काम है। परमाणु शक्ति बनाना या परमाणु शक्ति स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे के सारे केंद्र काम है। ठीक है, देखिए ये सीमा है, सीमा कर, भाई सीमा कर भी, ये मान लीजिए पूरा इंडिया का ये मैप है, और ये जो किनारे यानी सीमा, सीमा का जो भी है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। खनिज, रेल परिवहन, जल परिवहन, विदेश व्यापार, विदेशी मुद्रा का भंडारण, डाक, तार, बीमा, है ना, ये सब केंद्र का विषय है। शेयर मार्केट, सेंसेक्स, ठीक है, सारे का सारे केंद्र का विषय है ना, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे हम अगले टॉपिक में राज्य का विषय क्या क्या है। देखिए, मतलब एक तरफ से ये कार्यों का बंटवारा किया गया है, कौन किस विषय पर काम करेंगे। देखिए, तो राज्य सूची के विषय के अंदर कृषि, यानी कृषि संबंधित जो भी फैसले लेंगे, है ना, ये राज्य सरकार का है। देखिए राज्य के विषय क्या क्या है, कृषि है, पेयजल, ये सारे चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, और हम पढ़ नहीं पाते या फिर जानना ही नहीं चाहते। देखिए राज्य सूची के विषय है, कृषि है, पेयजल है, सिंचाई है, पंचायत है, शराब है ना, पूछता है कि शराब किस सूची का विषय है। ठीक, तो राज्य का है। आपने सुना होगा कि इस राज्य सरकार ने शराब बंद कर दिया, इस राज्य सरकार ने भी शराब बंद नहीं किया, मतलब कि ये सब सारे के सारे ये जो शराब विषय है वो राज्य का है, केंद्र उसमें अपना जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे पुलिस, पुलिस भी राज्य के विषय है, आपने सुना होगा, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये सारे राज्य के विषय है। ठीक, जहाँ देखिए न्यायालय, ये भी राज्य का विषय है। रेलवे, न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो भी हो, न्यायालय संबंधी न्यायालय करना भी राज्य से विषय है। रेलवे पुलिस, ये भी राज्य के विषय है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों चीजें पूछता है और हम समझ नहीं पाते। जैसे न्यायालय पूछेगा तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि न्यायालय तो केंद्र का भी हो सकता है, राज्य, मतलब ये कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। न्यायालय, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस, ये सारे के सारे राज्य सूची के विषय है। ठीक, और देखिए राज्य सूची में पूछता है ये लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी लोगों की स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी जो विषय है, किनका विषय है, ये भी राज्य सूची के विषय है। पशुपालन, ये भी राज्य सूची के विषय है। ठीक, पट्टा, भूमि सुधार, पट्टा, ये भी राज्य सूची के विषय है। गैस कनेक्शन वगैरह, गैस है ना, गैस वितरण राज्य सूची के विषय है। संपत्ति कर, ये भी राज्य सूची के विषय पूछता है एग्जाम में साथियों। ये सब संपत्ति कर किनका विषय है, तो राज्य सूची के विषय है। कारागार, जेल वगैरह सुने होंगे आप, जेल, ये सब राज्य सूची के विषय है। अब देखते हैं, हमने एक तरफ देखा कि एक तरफ केंद्र का विषय है, इधर केंद्र सूची का। ठीक, इधर देखा हमने कि राज्य सूची का विषय है ना। अब हम देखेंगे कि राज्य और केंद्र दोनों का विषय कौन कौन सा है। देखिए दोनों का विषय, समवर्ती सूची, यानी मतलब दोनों लोग इसमें शामिल है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, बताया ना आपको, समवर्ती सूची यानी राज्य प्लस केंद्र कानून बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए समवर्ती सूची में किन विषयों को रखा गया है ताकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस विषय पर काम करते हैं। देखिए वन एवं वन्य जीव संरक्षण, इसमें दोनों की सहमति है, दोनों का ये विषय है इस पर काम करना। ठीक, कारखाना, ये दोनों का विषय है, केंद्र और राज्य का। विद्युत है, शिक्षा है, परिवार नियोजन है, माप तौल है,
पुस्तकें और श्रमिक कल्याण, ये पूछता है एग्जाम में साथियों, ये पुस्तकें और श्रमिक कल्याण किनका विषय है? तो आपका आंसर देख लीजिए, समवर्ती सूची का विषय, यानी इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेंगे ये सारे चीजों पर। देखिए मनरेगा, मनरेगा में राज्य भी मदद करता है, केंद्र भी मदद करता है, यानी किसी भी रूप में, यानी सहयोग राशि की बात हो या फिर अनुदान की बात हो, है ना, इन दोनों का विषय है। सिविल निवारण, कृषि भूमि को छोड़कर बाकी सभी भूमि, है ना, केंद्र समवर्ती सूची का विषय है, यानी दोनों का विषय है। आपराधिक मामले, पूछता है सवाल कि आपराधिक मामले किनका विषय है? तो समवर्ती सूची का। देखिए जनसंख्या नियंत्रण भी केंद्र समवर्ती सूची का विषय है, यानी दोनों लोग इसमें है ना। दंड की प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सारे के सारे समवर्ती सूची के विषय, यानी राज्य और केंद्र मिलकर इस पे विषय चर्चा करेंगे। सवाल एक पूछ के जाता है साथियों, हमने जाना अभी यहाँ केंद्र सूची का विषय देखा, फिर यहाँ हमने राज्य सूची का विषय देखा, है ना, फिर दोनों को देखा समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र का। ठीक, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछता है। देखिए शिक्षा, पूछता है कि शिक्षा किसका विषय है? तो देखिए शिक्षा जो है पहले राज्य सूची के विषय था, ठीक, पर 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है, यानी शिक्षा जो है अब केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी है इसमें सुधार करना, इस पे बजट बनाना, है ना, इसको सरल बनाना, ये दोनों का विषय, दोनों का मामला है। ठीक, दूसरा बात है, देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वेश्चन में पूछ चुका है इस सवाल को, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। पूछता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो जवाब होगा 7वीं अनुसूची में। ठीक, अब देखिए हम कुछ बातें करेंगे, एक मिनट, जहां तक मेरे को उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जो बता रहे हैं हम, समझने में आसानी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट कर सकते हैं, और किसी को नोट्स चाहिए या फिर आप जो है फेसबुक लाइव के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं तो यूट्यूब पर भी हमारा ये वीडियो अपलोड है ना। यूट्यूब पर बस आपको सर्च करना होगा गोंडवाना अभिषेक विकी, और उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस चैनल पर सारे वीडियो अपलोड मिलेंगे संविधान से संबंधित, है ना। पिछली 2 क्लास को वीडियो अपलोड हो गया है। जो भी प्रॉब्लम होगा साथियों, ये छोटा सा प्रयास है, हम लोग एक दूसरे के सहयोग से ही आगे जा सकते हैं, और ये हमारा कोशिश है कि कम से कम मैं जो सीख रहा हूँ आप भी सीखें। देखिए अब हम बात करेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे आप, है ना, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे आखिर कौन सा सवाल है। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे आप, देखिए एग्जाम में पूछता है साथियों अवशिष्ट शक्ति, ये किसका विषय है? अवशिष्ट शक्ति यानी मतलब कि आप देखिए अंतरिक्ष और अनुसंधान और भी अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसको हम, या फिर आप भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए अवशिष्ट शक्ति सवाल पूछता है हमेशा केंद्र के पास होगा, है ना, मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी जितने भी फैसले योजना होंगे ये केंद्र सरकार का काम है, ठीक है। देखिए एक सवाल यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप, दिख रही होगी आपको, भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये सवाल पूछता है साथियों कि वर्तमान भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भाषाएं तो बहुत हैं लेकिन ये पूछता है कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 हैं। कौन कौन है? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। सवाल पूछेगा इनमें से किसी 3 को दे देगा, एक को नहीं देगा। अगर आप जानेंगे तभी सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए साथियों, अब हम बात करेंगे आज का तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे मन में सवाल उठते हैं कि जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं तो
आखिर इस भारत का नाम है क्या? बहुत से नाम हैं, आप लोगों ने सुना है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त वगैरह वगैरह, ये सब सुने हैं आपने। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं उनके उस देश के हर एक भौगोलिक, ऐतिहासिक, आधिकारिक सारे नियम कानून और नामों को जानना होगा, है ना। ऐसा ना हो कि कोई पूछ के चला जाए, फिर परीक्षा में पूछ देता है। आखिर ये भारत का नाम ही बताओ ना, क्या है सही नाम, क्या है, जानेंगे हम। दूसरी बात ये भी जानेंगे कि भारत कैसा संघ है, राज्य है कि क्या है, नहीं है ना। और ये भी जानेंगे कि आखिर भारत को क्या क्या जो अभी किस टाइप का संघ है ना। देखिए जानेंगे किस अनुच्छेद में क्या है भारत का नाम, है ना। सारी चीजें जानेंगे, आइए देखेंगे, जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से, आपको आसानी होगी जानने के लिए। देखिए आइए आप स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, भाग 1, संविधान में 22 भाग हैं। उसका ये जो पहला भाग है, देखिए पहला भाग है, एक मिनट, पहला भाग है अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा है इस पहले भाग में। देखिए आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है दोस्तों, है ना। हमें गुमराह नहीं होना है, हमें पढ़ना है और पढ़ के सही चीजों की जानकारी रखनी है ना। किसी की बातों में नहीं आना है, पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे ना, है ना। नहीं तो पीछे पीछे जो बोल देगा सो उसके पीछे हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमारे युवाओं को जानना बहुत जरूरी है, आखिर हम जिस देश में रहते हैं क्या है, उस देश की सच्चाई क्या है, ठीक है। इसीलिए तो हमने संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग चालू किया है, ताकि कम से कम जो भी युवा समय निकाल कर देखें उनको बहुत फायदा होगा, है ना। देखिए अनुच्छेद 1, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों कि इंडिया अर्थात भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी यहाँ कई राज्य मिलाकर एक संघ बनता है जिसको भारत बोला जाता है। भारत, भारत में कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बना, है ना। जैसे कि हम अभी भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य वर्तमान में है ना। ठीक। दूसरा है, इसी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत का नाम भारत है। सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी हमें सुनने को मिलता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत का या फिर हमारे संविधान में हम जिस देश में रहते हैं उसका आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों, आप भूलिएगा मत कभी भी, इसको याद कीजिए। भारत का नाम भारत ही हमारे संविधान में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। दूसरी बात कि भारत का भारत में भारत नाम उपयोग किया जाएगा, इसी अनुच्छेद 1 में चर्चा किया गया है ना। कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भाई बोलना एक अलग बात है, लेकिन जब हम किसी आधिकारिक बातों से या फिर आधिकारिक नियम कानूनों से गुजरते हैं तो हमें इन चीजों को मानना होगा, इन्हीं चीजों की मान्यता है, ठीक है। देखिए एक मिनट, जैसे भारत का भारत में नाम भारत नाम उपयोग किया जाएगा। दूसरा चीज देखिए, इंडिया, इंडिया भी भारत को बोलते हैं हम लोग, तो इंडिया क्यों बोलते हैं, कैसे बोलेंगे। देखिए इंडिया, विदेश में भारत का नाम इंडिया उपयोग होगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया, विदेश में भारत का नाम इंडिया उपयोग होगा, अनुच्छेद 1 में लिखा है। ठीक, ये तो सही है, लेकिन अब देखिए क्या सुधार किया गया है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विदेश में भी हम भारत को भारत बोल सकते हैं, है ना। जबकि यहाँ बोला गया था कि भारत में भारत ही नाम होगा, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विदेश में भी हम भारत को भारत बोल सकते हैं, क्योंकि पहले इंडिया विदेश में इस्तेमाल होता था नाम, यानी हम विदेश में जाएंगे तो भारत को इंडिया कहेंगे, या फिर विदेशी लोग भारत को इंडिया कहते थे या फिर कहते हैं। सुधार हो गया है, यानी हम विदेश में भी भारत को भारत भी बोल सकते हैं और इंडिया भी बोल सकते हैं। तो हिंदुस्तान वाली शब्द से आप ध्यान हटाएंगे ही, क्योंकि ये आधिकारिक संविधान में लिखित बातें हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि हम भारत आखिर
क्या है, भारत कैसा संघ है, भारत में क्या क्या क्षेत्र राज्य मिलकर भारत का निर्माण कैसे होता है। देखिए आइए जानेंगे पहले संघ क्या है। संघ बोलते हैं ना, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। मतलब दो भी राज्य हो तो मिल जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, संघ बोला जाएगा, संघ। हमारे भारत में देखेंगे तो यहाँ तो 38 राज्य है ना, 38 राज्य है ना हमारे भारत में। देखिए संघ भी दो प्रकार का होता है, संघ भी दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनियन टाइप ऑफ संघ, दूसरा होता है फेडरेशन। ठीक, ये इनसे संबंधित सवाल हमेशा पूछता है साथियों, ध्यान रखेंगे। जैसे कि यूनियन टाइप ऑफ माने संघ के दो प्रकार, एक यूनियन टाइप ऑफ संघ और फेडरेशन टाइप संघ। देखिए यूनियन टाइप ऑफ संघ किसको कहेंगे, राज्यों को स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता नहीं होगी, इसको यूनियन टाइप ऑफ संघ बोलेंगे। मतलब अब देखिए भारत में हम रह रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश को अलग स्वतंत्र या फिर स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन टाइप ऑफ का संघ है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता भारत से, कहने का मतलब यही है। ठीक, और फेडरेशन टाइप ऑफ संघ किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जहां राज्यों को स्वतंत्र होने की अनुमति हो, मतलब कि वो देश अपने राज्यों को बोल सकता है कि आप अलग हो सकते हो। ऐसी व्यवस्था कहाँ है, चाइना में है, अमेरिका में है। अमेरिका में फेडरेशन टाइप ऑफ संघ होता है, यहाँ पर राज्यों को स्वतंत्र होने की अनुमति है ना, कोई राज्य अपने देश से अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक, सवाल पूछता है भारत कैसा संघ है, तो भारत यूनियन टाइप का संघ है। ठीक, देखिए एक सवाल बनता है, भारत के आज़ादी के समय 562 रियासत थी, ठीक है, उसमें हमारे गोंडवाना की रियासतें भी हैं, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। 562 रियासत थी, इन रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए देशी रियासत मंत्रालय गठन किया गया, यानी इनके अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी देशी रियासत मंत्रालय के अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए जानेंगे आखिर हम कौन कौन रियासत कैसे अलग हुई बनी, है ना। देखिए 562 रियासत थी, इसमें गोंडवाना की भी लगभग 258 से 260 के बीच में हमारी रियासतें हैं, है ना। देखिए कुल 562 रियासत थी, जिनमें से 559 भारत में शामिल हो गए। आज़ादी की बात कर रहे हैं हम, आज़ादी के समय, है ना, क्या क्या हुआ। देखिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, रियासतें आज़ादी के बाद भारत से हुई, मैंने आज़ादी से पहले 559 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन जो तीन जो बच गई थी रियासतें वो आज़ादी के बाद भारत संघ में शामिल हुई। कौन कौन थी, कश्मीर है, कश्मीर को कैसे, कश्मीर रियासत को कैसे भारत में शामिल किया गया, तो विलय पत्र हस्ताक्षर द्वारा, हरि सिंह, है ना। दूसरा है जूनागढ़, इसको जनमत संग्रह करा के शामिल किया गया भारतीय रियासत भारत में। तीसरा हैदराबाद, सैन्य कार्यवाही के तहत हैदराबाद को भारत में, है ना, इन रियासतों को शामिल किया गया, इनके ऊपर सैन्य कार्यवाही की गई थी। ठीक है, तो हमने देखा रियासतों को, कौन कौन रियासतें भारत में शामिल हुई, भारत की आज़ादी से पहले कौन हुई और आज़ादी के बाद 3 रियासतें भारत में शामिल हुई, ये देखेंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2, संविधान का अनुच्छेद जो 2 है, आखिर उसमें क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है साथियों, हम जो है, देखिए स्क्रीन पाइए, अनुच्छेद 2, बहुत से लोग बिना जाने समझे कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, विरोध भी करने शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानकारी का अभाव है कि हम विरोध करते हैं या फिर जो भी हो, हम अपनी मांगे अपने मन मुताबिक मांगते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन सच ये है दोस्तों, जो हमारे संविधान में लिखित है हम उस चीज़ की जानकारी नहीं रख पाते हैं, और किसी कहने से, किसी संगठन, किसी पार्टी के उद्देश्यों को पूर्ति कराने के लिए हम भीड़ बनकर शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमारे समाज के युवा साथियों, हमें जानकारी रखनी चाहिए अपने समाज के बारे में और देश के बारे में, हम जिस देश में रह रहे हैं पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। आइए हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 2 के बारे में आखिर क्या है, किस आधार पर राज्य बनते हैं, राज्य के नामों में, जैसे मान लीजिए हमें बिहार का नाम चेंज करना है, बिहार की सीमा को बढ़ाना है ना,
बिहार के क्षेत्रफल को बढ़ाना है ना? तो ये सारे अधिकार किनके पास हैं? कौन इन सीमा को बढ़ा सकता है, कौन इन राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे हम। ये हमारे संविधान में उल्लेखित है, ये हमारे लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखेंगे अनुच्छेद 2, स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, एक मिनट, देखिए ये जो है आर्टिकल 2 आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि नए राज्यों का गठन जिसको भारत ने जीता हो या भारत में शामिल किया गया हो, उसकी चर्चा की गई है। माने अनुच्छेद 2 में किस विषय की बात कही गई है? तो नए राज्यों के गठन के बारे में बात कही गई है, या फिर जिसको भारत ने जीता हो, जैसे कि सिक्किम हो गया, आपने सुना है सिक्किम राज्य, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, है ना? या भारत में शामिल किया गया, ये भी, जैसे उदाहरण सिक्किम हमने देखा, यहाँ पे सिक्किम को जीता गया है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 आप देख रहे हैं, यहाँ किस विषय पर बात कही गई है? यानी नए राज्यों का गठन या सीमा में परिवर्तन। जैसे कि हम जान रहे हैं, है ना, हमें जानकारी रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं किसी राज्य सीमा नाम चेंज कर देना, ये सरकार का ये अधिकार है। देखिए, जैसे नए राज्यों का गठन या सीमा में परिवर्तन, ठीक, ये भी किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 3 में। सवाल पूछता है कि नए राज्यों का गठन एवं सीमा में परिवर्तन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 3 में। तो आप आश्वस्त हो जाइए कि नए राज्य बनाए भी जा सकते हैं, उनके सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकते हैं, उनके नाम में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, आप एग्जाम्पल ले लिए, मैंने छत्तीसगढ़ लिखा है उदाहरण के तौर पे। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। अनुच्छेद 4 में दिया गया राज्य गठन की प्रक्रिया, यानी कैसे राज्य को बनाया जाएगा, है ना? राज्य, नए राज्य बनाने के लिए कौन कौन से समिति वगैरह वगैरह बनेंगे, क्या नियम कानून होंगे, ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 4 में दी गई है। ये देखेंगे कि जैसे नए राज्यों, अनुच्छेद 2 में हमने, अनुच्छेद 3 में हमने देखा नए राज्यों का गठन एवं सीमाओं में परिवर्तन, ये कौन कर सकते हैं? आखिर ये किनके पास अधिकार है जो नए राज्य बना सकते हैं, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं? किनके पास अधिकार है, आइए हम जानेंगे। देखिए आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 3 में यही कहा गया ना, नए राज्यों का गठन, राज्य के क्षेत्र सीमा घटाने बढ़ाने की शक्ति, राज्य के सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम पर, ये सारे के सारे अधिकार किनको है दोस्तों? संसद को है, संसद को। आपके जो क्षेत्र से संसद बन के जाता है, और वैसे देश भर के राज्यों से संसद बन के हमारे पार्लियामेंट, हमारे संसद भवन में जाते हैं, है ना? वहाँ संसद में बैठे लोगों को अधिकार है नए राज्यों को गठन करना, राज्य के क्षेत्र सीमा घटाने बढ़ाने की शक्ति इन्हीं लोगों के पास है, राज्य की सीमा में परिवर्तन इन्हीं लोगों के पास है। सवाल पूछता है साथियों, बोल देते गठन की शक्ति किनके पास है? संसद के पास, है ना? पूछता है कि आखिर कौन सा विधेयक पारित, यानी साधारण बहुमत के द्वारा इन सारे नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्य का गठन किया जा सकता है। कैसे करेंगे आखिर इनके नामों में राज्यों में परिवर्तन कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमें राज्य के नामों में परिवर्तन करना होगा, संविधान संशोधन 368 की आवश्यकता है? नहीं है। ठीक है, दूसरा है संसद इसे साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है, नए राज्य बनाना, है ना? प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन का प्रावधान होगा, यानी संशोधन हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद इन संसद में पेश किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें नया राज्य बनाना है, तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी पहले। ऐसा नहीं है कि संसद में हम संसद बने हैं, बैठे हैं, और अपने मन से आया तो कुछ भी बोल के विषय बना के हम पास करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको नया राज्य बनाने की राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी। ठीक है, राष्ट्रपति, देखिए स्वीकृति देने के पूर्व राष्ट्रपति विधेयक के प्रस्ताव को संबंधित राज्य का मत जानने के लिए भेजता है। मतलब ये है, देखिए जैसे मान लीजिए हमें बिहार राज्य का नाम परिवर्तन करना है, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो संसद में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि संसद का ही अधिकार है। ठीक है, तो कैसे होगा?
यह विधेयक नाम परिवर्तन वाला मामला जो है, इस विधेयक को राष्ट्रपति को संबंधित राज्य को मत जाने के लिए भेजता है ना। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि देखिए हम इस राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, है ना। वो कहाँ भेजेगा, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो बिहार राज्य के विधानमंडल को भेजेगा कि बताइए हम आपके राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, आपका विचार क्या है। ठीक है, तो देखिए जवाब क्या होगा। क्यों भेजा जाता है ऐसा विचार, यह एक मत निश्चित तिथि के भीतर दिया जाना अनिवार्य है। ये नहीं कि आपके पास भेजा गया तो आप कितने दिन भी रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपको निश्चित तिथि के अंदर जवाब भी देना पड़ेगा। राज्य के मत को राष्ट्रपति संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए संसद ने तो बोल दिया कि हम बिहार का नाम बदलेंगे, ठीक है। और वो जो है इस प्रस्ताव को राज्य विधानमंडल को भेजता है। बिहार राज्य को, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य विधानमंडल को भेजेगा, और बाय द वे उस राज्य का जवाब ये आया, उस राज्य के विधानमंडल का जवाब ये आया कि हम सहमत नहीं है। तो यहाँ पे राज्य के मत को राष्ट्रपति या फिर संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि आप हाँ या ना कुछ भी जवाब दीजिए, ना भी बोलेंगे तो सरकार, राष्ट्रपति या फिर संसद उस पर विचार नहीं करेगी, है ना। मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से ही काम करेगी, क्योंकि भाई सारा पावर तो इन्हीं को पास है ना, अनुच्छेद 3 में देखिए संसद को। तो इन्हीं के हिसाब से, मतलब संसद के हिसाब से ही नया राज्य गठन होगा, चाहे राज्य मना करे या फिर न करे। ठीक है, वो तो एक विचार जानने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है कि देखिए, एक तरफ से कहिए कि आपको जानकारी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, देखिए अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान संसद को यह शक्ति देती है, वह नए राज्यों का गठन, सीमा व नाम में परिवर्तन संबंधित राज्य की अनुमति सहमति के बिना भी कर सकती है। सवाल ये पूछता है साथियों, है ना, पूछता है कि क्या भारत का क्या संसद को यह शक्ति प्राप्त है, वह नए राज्य को गठन के लिए, है ना, उस राज्य की अनुमति सहमति की जरूरत है। तो जवाब होना नहीं, क्योंकि संसद की शक्ति है कि बिना राज्य की सहमति के भी उस राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार भारत का संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वो क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि संसद में बैठे लोग अब किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर देंगे तो वहाँ की सरकार, वर्तमान सरकार या फिर वहाँ की जनता दुखी भी हो सकती है और खुश भी हो सकती है। यही बोला गया है कि भारत का संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। अतः हम बोल सकते हैं भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना। देखिए यहाँ पे कुछ जो चर्चाएं हैं, जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे बेरुवाद संघवाद, है ना। देखिए हमने बोला ना कि ये संसद को ये शक्ति है कि किसी भी नए राज्य को बना सकते हैं वो, है ना, किसी भी नए राज्य को बना सकते हैं, राज्य सीमा में घटाने बढ़ाने, यानी राज्य क्षेत्र सीमा में घटा भी सकते हैं लोग, बढ़ा भी सकते हैं। यानी पाकिस्तान को चाहे तो हम कश्मीर दे भी सकते हैं, है ना, और कश्मीर क्षेत्र को चाहे बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हैं। किसका अधिकार है, संसद को। आइए हम इसको जानेंगे, आखिर बेरुवाद संघ ने आखिर क्या बात कहा है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बेरुवाद संघवाद अनुच्छेद 3 से ही संबंधित है। जैसे कि 10 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान समझौता के तहत बेरुवारी प्रांत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। हमने पढ़ा ना कि संसद को शक्ति प्राप्त है राज्य को घटाने और बढ़ाने की। तो यहाँ तो हमने अपने प्रांत का हिस्सा पाकिस्तान को दे रहे हैं, यानी अपने सीमा को हम घटा रहे हैं ना। देखिए तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरुवारी प्रांत का कुछ हिस्सा हमने पाकिस्तान को दिया। ठीक, दूसरी बात, बेरुवादी संघ वाद विवाद में आर्टिकल 3 के तहत कहा गया है ना कि क्या भारत के किसी राज्य, क्षेत्र, भूभाग को विदेशी राज्य देश को सौंपा जा सकता है। बेरुवारी संघवाद ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल रखा अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 में यही है ना कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों की
सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है और नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। इसी को लेकर बेरुवाद संघवाद ने सवाल किया कि क्या भारत के किसी राज्य, क्षेत्र, भूभाग को विदेशी राज्य या देश को सौंपा जा सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, सौंप सकते हैं। कैसे सौंपेंगे आप? देखिए, सौंप सकते हैं, पर आपको संसद को साधारण बहुमत से यह नहीं कर सकती, यानी साधारण बहुमत से सरकार नहीं करेगी। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए संविधान संशोधन 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। हम 368 संशोधन आगे पढ़ेंगे डिटेल आखिर क्या है ना। उदाहरण देखिए हमने कुछ दिन पहले यानी हाल ही में 100वां संविधान संशोधन के तहत 7 जुलाई 2014 को भारत बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण किया गया। शायद उसमें मनमोहन की सरकार थी, है ना। यानी भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया था, है ना। ये सारे बेरुवाद संघ हिस्सा का ही ये बातें हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम नए राज्य बना भी सकते हैं, नए राज्यों के हिस्सा किसी देश को भी दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान पड़ोसी हैं, तो पाकिस्तान भाई किसी राज्य पर दावा करता है तो हम उस राज्य की सीमा को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है, सवाल देखिए, सवाल के माध्यम से समझेंगे। क्या भारत अपने किसी राज्य भूभाग को दूसरे देश को सौंप सकता है? तो जवाब है देखिए, हाँ, सौंप सकता है, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है ना। भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है ना। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के लक्षणों में नए राज्य क्षेत्र अर्जित करना तथा अपने राज्य का कोई अंश आवश्यकता पड़ने पर अर्पित कर लेना यानी सौंप देना, ये सारी चीजें जो है भारत कर सकता है, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है ना। वो चाहे तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल भी कर सकता है अपने देश में, या फिर अपने देश से पाकिस्तान को भी दे सकता है। ये सब सारी चीजें लिखित है ना। अब देखिए भारत संघ के राज्य, भारत संघ में राज्य, भारत संघ है तो आखिर किन क्या क्या राज्य हैं, कितने राज्य हैं? देखिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं, है ना। और अर्जित क्षेत्र मतलब कि हमने अर्जित क्षेत्र है ना। देखिए जैसे गोवा को पुर्तगाल से छीना, गोवा को पुर्तगाल से, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, फ्रांस से छीना, है ना। ये सब अर्जित क्षेत्र हैं, हमने छीना है इस राज्यों को, ठीक है। मतलब अब पूर्ण राज्य बन गया है, तो अब अर्जित क्षेत्र इसको थोड़े बोलेंगे। पहले जो हमने इन लोगों से छीना है उस तथ्य की बात बोली गई है। और ये सारे जो है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है इस पूर्ण राज्य में जो बात करेंगे, 1912 में असम बना, है ना, बिहार बना और उड़ीसा बने, तीनों राज्य बने। किस आधार पर बने? भाषा के आधार पर गठित। आजादी से पहले यानी 1912 में देश आजाद नहीं होता तभी के ये राज्य बन चुके थे, असम, बिहार और उड़ीसा। सवाल पूछता है कि आजादी के समय बनने वाले भाषा के आधार पर वो राज्य कौन कौन? असम, बिहार और, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें हैं। 1920 में एसके धर समिति बनी और उनका उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्य गठन को मना कर दिया इन्होंने, एसके धर समिति ने, ठीक है। इन दोनों ने 1948 में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभिता सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल मना कर दिया। देखिए जरा यहाँ पे, नहीं तो आज हमारा गोंडवाना प्रदेश भाषा के आधार पर बन जाता, हमारा भील प्रदेश भी भाषा के आधार पर बनता, है ना। जारी है दोस्तों, है ना। संवैधानिक तथ्यों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 1 अक्टूबर 1993 मतलब आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, परीक्षा में पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य है। तो 1953 में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए 1953 में ही सवाल पूछता है एग्जाम में दोस्तों, 1953 में कौन सा आयोग बना? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। सदस्य 3 सदस्य थे,
है ना। फजल अली जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, है ना, हृदयनाथ और के एम परिकर। सवाल पूछता है साथियों, 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, फजल अली, ये पूछता है एग्जाम में। 1955 में इस आयोग ने सिफारिश सौंपी और 16 राज्य गठन हुआ और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए कौन कौन है, लीजिए ये सब 14 राज्य। देखिए 56 राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हो गया, ये राज्य बने, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे प्रांत बना, कर्नाटक बना, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। 6 जो यूनियन टेरिटरी स्टेट यानी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है जो बाद में जाकर पूर्ण राज्य बन गया, लक्षद्वीप है, त्रिपुरा है, ये भी बाद में माननीय को। देखिए यहाँ पर देखिए, देखेंगे हम 1960 में गुजरात बना 15वां राज्य, क्योंकि इस विधेयक के तहत तो 14 ही राज्य बने थे 1956 राज्य पुनर्गठन योग के तहत। 1960 में 15वां राज्य बना, बम्बई प्रांत से अलग हुआ। ये सवाल पूछते हैं एग्जाम में ना। 1961 में गोवा का अर्जन, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, है ना। 1963 में यानी असम से नागालैंड बन गया 16वां राज्य। 66 में पंजाब से हरियाणा और चंडीगढ़ बने। 69 में मद्रास का नाम चेंज कर तमिलनाडु रख दिया गया, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन। सवाल पूछता है हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब? 1972 में 3 राज्य बने, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम से अलग होकर ये 3 राज्य बने 1972 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, 1975 सिक्किम राज्य बना, 22वां राज्य था क्रम में। सवाल पूछता है कि किस संशोधन के तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया और पूर्ण राज्य बनाया गया? तो जवाब है कि 35वें संविधान संशोधन 1975 संयुक्त राज्य बना। संयुक्त राज्य किस संशोधन के तहत बना? 35वें संविधान संशोधन के तहत। 36वां संविधान संशोधन 1975 को यह पूर्ण राज्य बन गया। सवाल इसी को पूछता है साथियों कि सिक्किम पूर्ण राज्य बना किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये 36 संविधान संशोधन। देखिए 1987 में भी 3 राज्य बने, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ये भी असम से अलग हुए। 2000 में बने 3 राज्य भी बने, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य, उत्तराखंड और झारखंड, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। इसका क्रम पूछता है एग्जाम में, है ना। 2000 में जो राज्य बने इनका क्रम बताइए, ये पूछता है, ठीक। अब देखेंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना बना फिलहाल का। वर्तमान में देखिए 31 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर आपने सुना का पहले राज्य था, पूर्ण राज्य था, अब जो यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर से अलग होकर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था, ठीक है। सवाल पूछेगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना, इस तिथि को बना, ठीक। भारत में केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत सरकार के नए नक्शे में पीओके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा तथा गिलगिट बल्तिस्तान को लद्दाख का हिस्सा माना गया है। लद्दाख में करगिल और लेह को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। करगिल और लेह पूछता है साथियों, है ना। देखिए आज का ये अंतिम पेज है, पढ़ेंगे हम कुछ पुराने नाम है और उनके नए नाम कैसे हैं आप देखे होंगे। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु हो गया है, बम्बई को मुंबई बोला जाता है, अब बेंगलोर को बेंगलुरु कहा जाता है, कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, उड़ीसा को ओडिशा कहा जाता है, अब उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाता है, पांडिचेरी को पुडुचेरी कहा जाता है। ये सवाल पूछते हैं ना। मैसूर को कर्नाटक को बोला जाता है, त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम कहा जाता है अब, ठीक। गुड़गांव को हरियाणा में जो है इनको गुरुग्राम कहा जाता है अब। न्यू रायपुर
जो छत्तीसगढ़ का शहर है उसको अटल नगर कहा जाता है। इलाहाबाद, प्रयागराज नया नाम है। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या है। देखिए ये सवाल पूछ इम्पोर्टेंट है। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? फैजाबाद है। ठीक। हैदराबाद का नाम चेंज नहीं हुआ है, हैदराबाद पहले भी था और अभी भी है ना। दिल्ली, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। एनसीआर आपने सुना होगा, बार बार एनसीआर या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है दिल्ली को। किस आधार पर? 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है। ये देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश फिलहाल चर्चित राज्य हैं अभी वर्तमान के, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले तेलंगाना। देखिए यहाँ पर क्या है कि हैदराबाद 10 साल तक दोनों की संयुक्त राजधानी होगी। 10 साल बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए कल जारी पढ़ेंगे नागरिकता, है ना। नागरिकता पढ़ेंगे। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे नागरिकता। आखिर जानेंगे आखिर हम जिस देश के नागरिक हैं वो हमारे संविधान में हमारे लिए क्या क्या उल्लेखित है ना। कौन जो है इस देश का नागरिक बन सकता है ना। कौन इस देश का नागरिक बन सकता है, किस आधार पर नागरिकता हमें दी जाती है, कल के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया है। और आप उम्मीद है इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ताकि हमारे युवा साथी देखें। कल मिलेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस देश में रह रहे हैं नागरिकता, क्या हम इस देश के नागरिक हैं, क्या हमारे क्या क्या अधिकार, इन सारी जो कल जानेंगे। तब तक के लिए साथियों, सेवा सेवा जोहार, जय गुंडवाना।